हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। बीएसएफ रेडियो मैकेनिक और रेडियो ऑपरेटर में जो हमारे साथी भर्ती हो गए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बहुत इसको कहते हैं कि खुशी की बात है कि आपको वर्दी मिल गई। आपके लिए, आपके परिजनों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत गर्व की बात है। कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि जो मेरिट में स्थान नहीं प्राप्त कर पाए। तो सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है, सबसे पहली बात, कि जो हमारे साथी सेलेक्ट हो गए हैं उनको अब क्या करना चाहिए। आप लोग फिर वही काम कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। ये दिल्ली के जो बीएसएफ के नंबर है उस पर कॉल करते हैं आप लोग कि अब हमारी ज्वाइनिंग कब होगी। आपको भी कुछ समय बाद अपना ट्रेनिंग करके हो सकता है वहीं ऑपरेटर की ड्यूटी करनी होगी। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहूंगा कि आप जो ऑपरेटर से पूछते हैं उनको जो जानकारी होती है वो आपको बता देंगे वो। अब कई बार ऐसा होता है कि ऑपरेटर देखिए बड़ा धैर्य से आपकी बात सुनते हैं, कभी कभी ये भी हो जाता है कि बड़ा इरिटेट भी हो जाते हैं। वो वैसे वो इरिटेट नहीं होते हैं क्योंकि उनके पास ऐसे कॉल आते रहते हैं। ज्वाइनिंग कब होगा? अब जब आपकी मेरिट आ गई है तो ज्वाइनिंग भी होगा, बिल्कुल होगा। अब जब हम लोग सोचते हैं तो नेगेटिविटी की तरफ देखिए ज्यादा ध्यान हम देना शुरू कर देते हैं। अब एक प्रश्न आ गया, बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो पूछते हैं कि कोरोना की वजह से क्या हमारी ज्वाइनिंग लेट हो जाएगी। देखिए, जब एसएससी जीडी की ज्वाइनिंग चल रही है, अभी सभी फोर्सेस की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, कुछ फोर्सेस की बची हुई भी है, कुछ का 22 अप्रैल से ज्वाइनिंग है। तो कोरोना की वजह से आपके ज्वाइनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। आप अपने आप को बचा के रखिए, कोरोना से भी बचा के रखिए, कोई दुर्घटना नहीं हो जाए उससे बचा के रखिए। कोई ईर्ष्या की भावना में आपके ऊपर कोई गलत आरोप लगा के आपको फंसा नहीं दे, उस सब से भी आप अपने आप को बचा के रखिए। जो हमारे साथी सेलेक्ट हो गए हैं, अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स देखिए, आप अपना पुलिस वेरिफिकेशन है वो करवा लीजिए। अभी ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन होता है, बहुत सारे स्टेट्स में ऑनलाइन होता है। तो ऑनलाइन के लिए आप अभी दरख्वास्त दे दीजिए, क्योंकि वो आएगा 7 दिन लग जाता है, कहीं कहीं 10 दिन लग जाता है। उसकी जरूरत कब पड़ेगी आपको? उसकी जरूरत पड़ेगी जब आप एसडीएम से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो काउंटर सिग्नेचर करवाने के लिए जाते हैं। तो एसडीएम उस पर डायरेक्ट सिग्नेचर नहीं करते। एसडीएम उसमें या तो तहसीलदार को मार्क कर देते हैं या पुलिस थाने को मार्क कर देते हैं। तो पुलिस थाने पर भी आपको पुलिस वेरिफिकेशन यदि पहले से होगा तो तुरंत आपका काम हो जाएगा। तो पहला काम आप अपना पुलिस वेरिफिकेशन तैयार कीजिए। दूसरा, आप अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बैंक खाता खुलवाइए। तीसरी चीज, आपका पैन कार्ड बना हुआ होना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो अकाउंट है उसका आपका चेकबुक आपके पास में होना चाहिए। आपका एटीएम कार्ड आपके पास में होना चाहिए। और खाता यदि जन धन वाला है तो वो जन धन का खाता नहीं चलेगा, या फिर बता देता हूं आपको कि आपका जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट है वो सब होगा। अब कुछ कैंडिडेट्स पूछते हैं कि मेरी शादी हो गई है, वो 18 साल की उम्र से पहले हो गई थी। ये बहुत से कैंडिडेट्स का जेन्युइन पॉइंट है। या कई कैंडिडेट ऐसे हैं हमारे जो 22 साल की उम्र है और बच्चा जो है वो 2 साल का है, 3 साल का है। तो उन सब का भी सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक नहीं होना है। फैमिली के डिटेल जो है वो आपको देना पड़ेगा। आपकी शादी हो गई है तो आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट रखिए, क्योंकि नॉमिनी जो है वो, जिन हमारे साथियों की शादी हो गई है उनकी वाइफ या हस्बैंड जो है वो हमारे नॉमिनी होते हैं। उसमें नॉमिनी आपको बनाना होगा कि आपका नेक्स्ट ऑफ किन कौन है, वो आपको डिटेल देना होगा। जो अनमैरिड हैं उनके मदर फादर वो किसी को भी अपना नॉमिनी बना सकते हैं। ज्वाइनिंग के लिए एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि आपका वेट अभी बढ़ गया है, आपका फिजिकल अभी बंद है, तो वो भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको तुरंत दौड़ में आपको प्रॉब्लम आएगी। शिन पेन आपको स्टार्ट यदि हो गया ट्रेनिंग में, तो ट्रेनिंग में एक बहुत बड़ा एक शब्द होता है, एक नेगेटिव टर्म होती है, रेलीगेट हो जाना। कि रेलीगेट नहीं होना है। देखिए, रेलीगेट क्या होता है? तो रेलीगेट होता है कि आपके साथी जो हैं वो तो पासिंग आउट परेड की तैयारी करेंगे, कसम परेड जिसको बोलते हैं। एक शादी जैसा माहौल होता है, उत्साह जैसा माहौल होता है, और आप कहीं कोने में बैठ के चुपचाप उनको देख रहे होते हैं कि आप रेलीगेट हो गए। रेलीगेट का मतलब है कि आपकी ट्रेनिंग बढ़ जाती है। अब वो क्यों बढ़ जाती है? सबसे बड़ा उसमें कारण तो होता है मेडिकल के आधार पर बढ़ जाती है कि यदि आपके मेडिकल आपके ज़्यादा हो गए, आप हॉस्पिटलाइज, एक निश्चित टाइम पीरियड होता है उससे ज़्यादा आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं,
तो आप रेलीगेट हो जाएंगे। ये रेलीगेट जो है ये हमारे एसएससी जीडी के साथियों के लिए भी लागू होता है। अब हॉस्पिटलाइज क्यों हो जाता है? कोई जानबूझ के हॉस्पिटलाइज नहीं होगा, कहीं चोट लग गई या हड्डी में बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो जाता है, दौड़, फिजिकल, ये सब ऐसी चीजें हैं कि आपको पूरी फोर्स की लाइफ में दौड़ना ही पड़ेगा। दौड़ कितनी होती है ये नहीं पूछना है, जितना आप दौड़ना, जितना आपको जरूरत होगी उतना दौड़ना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा अपना फिजिकल अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ताकि एकदम से ही वहां जाते ही आपके ऊपर प्रेशर ना पड़े। और जब आपके ज्वाइनिंग आएंगे उस समय आपको और अपडेट कर देंगे। अब जो हमारे साथी भर्ती नहीं हुए हैं बीएसएफ आरओ या आरएम में, तो उनके लिए एक बात यह है कि क्या वेटिंग हो सकती है? देखिए, वेटिंग अभी तक तो नहीं होती है। बीएसएफ ट्रेड्समैन की भर्ती हो, चाहे बीएसएफ का जो डायरेक्ट भर्तियां जो बीएसएफ करती है, एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्तियां जो है वो बीएसएफ नहीं करती है, वो तो सीएपीएफ का एक कंबाइंड रिक्रूटमेंट होता है। लेकिन बीएसएफ आरओआरएम या बीएसएफ सेक्टर एमटी वर्कशॉप या बीएसएफ ट्रेड्समैन या बीएसएफ के जो सब इंस्पेक्टर इंजीनियर्स की भर्ती होती है, ये सब अभी तक हमने नहीं देखा कि बीएसएफ में वेटिंग होती हो। उसके लिए जब रिजल्ट आ जाता है तब बहुत सारे कैंडिडेट्स आरटीआई लगाते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय को भी कंप्लेंट दर्ज करते हैं, लेकिन वहां पर क्या होता है कि आपको आरटीआई का जवाब नहीं मिलता है। दूसरी बात यह है कि जो लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट है उसको कितना मार्क्स मिला, ये भी कहीं शो नहीं किया गया है। तो ये क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? जब भर्ती पूरी पारदर्शिता की बात की जा रही है भर्ती प्रक्रिया में, तो नंबर बताने में क्या परेशानी है? किस कैंडिडेट ने, टॉपर ने कितना लिया और लास्ट सेलेक्ट ने कितना लिया, और जो सेलेक्ट नहीं हुए उन्होंने कितना लिया, ये नंबर बताने से संतुष्टि हो जाएगी। अब बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था, मेरे से कम नंबर वाले जो है मेरे साथी सेलेक्ट हो गए और मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपका पेपर अच्छा हुआ था, आपने पेपर किया तो अच्छा ही किया है आपने, कोई अपना पेपर जान के खराब नहीं करेगा। अब आपके साथी का कैसा हुआ है ये आपको नहीं पता है, आपके साथी को कितना मार्क्स मिला है ये आपको नहीं पता है, आपको अपना मार्क्स कितना मिला है आपको वो भी नहीं पता है। तो इसको कहां चैलेंज किया जा सकता है? पारदर्शिता क्यों नहीं है? उसके लिए मैं आपको देखिए एडवाइस करना चाहूंगा कि जो हमारे साथी सेलेक्ट नहीं हुए हैं, वो काफी कैंडिडेट्स हमसे जुड़े हुए हैं, हमें मैसेज करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो आप सबसे पहले तो आप कुछ 20, 30, 50 कैंडिडेट आप जुड़ के एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप या एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप बनाइए कि जिसमें आप लोग इकट्ठा हो सके। वहां से आप दरख्वास्त लगाइए, डीजी सर को आप लेटर लिखिए, माननीय गृह मंत्री जी को लिखिए। आप आरटीआई लगाएंगे कि मेरा कितना नंबर है, आपको हो सकता है आपके नंबर बता दिए जाएंगे, लेकिन आप लिखेंगे आरटीआई में कि लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट को कितना नंबर है, वो आपको नहीं बताया जाएगा, क्योंकि आरटीआई में थर्ड पार्टी की जानकारी नहीं दी जाती है। तो इसके लिए क्या हो सकता है? इसके लिए देखिए सॉल्यूशन है इसका। वेटिंग क्यों नहीं दी जाती, इसका जवाब बीएसएफ जो है वो एक लाइन का जवाब देती है कि बीएसएफ वेटिंग नहीं बनाती है। लेकिन जब ये मैटर कहीं न्यायालय में जाता है, उच्च न्यायालय में जाता है, तो वहां पर बीएसएफ को इस बात का जवाब देना पड़ेगा, न्यायालय माननीय न्यायाधीश महोदय को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट जब दोनों तरफ से होंगे कि बीएसएफ वेटिंग क्यों नहीं बनाती है। जब बीएसएफ के सहायक कमांडेंट की भर्ती जो है वो संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती है, उसमें आपको सबको पता है कि कुछ समय बाद उसमें एक रिजर्व लिस्ट आता है। वो रिजर्व लिस्ट किन कैंडिडेट्स के लिए होता है? वो होता है कि जो ज्वाइन नहीं करेंगे या किसी वजह से वैकेंसी खाली रह गई। यूपीएससी का जो भर्ती होती है उसमें वेटिंग लिस्ट होती है, जिसको हम रिजर्व लिस्ट कह सकते हैं। तो ट्रेड्समैन और सिपाही की भर्ती, उसमें तो पूरे देश में ज्यादा जरूरत है। अफसर के लिए जब वेटिंग बन रही है तो सिपाही के लिए क्यों नहीं बन रही, हवलदार के लिए क्यों नहीं बन रही? इन सब के जवाब हम जब मांगेंगे आरटीआई के तहत तब हो सकता है नहीं मिलेगा, लेकिन जब ये मामला न्यायालय में जाता है तब वहां पर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि क्यों नहीं बनती है। और जो बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक की जो भर्ती है, उसमें तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि कितने कैंडिडेट जो है वो रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक दोनों में भर्ती हो गए हैं। जब एक कैंडिडेट 2 सीट पे भर्ती हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो ज्वाइन तो एक ही करेगा। जब एसएससी जीडी में हमने ये बात उठाई थी तो हमें एडवोकेट ने हमें ये बताया कि इसको हम न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते,
कि एक कैंडिडेट उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हो गया है तो वो एसएससी में ज्वाइन नहीं करेगा, इसलिए वेटिंग बनाई जाए। जब तक ज्वाइन नहीं कर जाते हैं एसएससी जीडी के कैंडिडेट और कितनी वैकेंसी खाली रहती है, किस सेंटर पे कितने कैंडिडेट नहीं आते हैं, उसके बाद एडवोकेट ने कहा कि इसको हम चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में ज्वाइन कर गया है उसका हक बनता है कि वो उत्तर प्रदेश पुलिस छोड़ के वो एनआईए में ज्वाइन कर लेगा। लेकिन बीएसएफ की भर्ती में तो ये क्लियर हो रहा है, बिल्कुल पानी की तरह साफ हो रखा है कि एक कैंडिडेट जो रेडियो ऑपरेटर में भी भर्ती है और रेडियो मैकेनिक में भी भर्ती है, तो वो जाहिर सी बात है ज्वाइन तो वो एक में ही करेगा, वो या तो रेडियो ऑपरेटर में करेगा या रेडियो मैकेनिक में करेगा। हाँ, ये बात है कि वो रेडियो मैकेनिक में करेगा, क्योंकि रेडियो मैकेनिक जो है उसका रेडियो ऑपरेटर की तुलना में जॉब जो है वो अच्छा माना जा रहा है। और पहले तो आपको बता देता हूं कि इस भर्ती से पहले रेडियो मैकेनिक जो है वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट भर्ती होते थे, अब उसको भी उसके बराबर कर दिया है, हवलदार के बराबर, दोनों ही हवलदार हैं। तो यहां ये पॉइंट आपका बिल्कुल जायज पॉइंट है। आप 10, 20, 30 कैंडिडेट मिलकर आप किसी अच्छे एडवोकेट से आप कंसल्ट कीजिए इसके बारे में, और आपका ये पॉइंट जायज पॉइंट है, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि वेटिंग का पॉइंट जो आप न्यायालय में फाइट नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं। यहां तक कि आपका जो रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक का जो डेस्क्रिप्टिव जो पेपर हुआ था, जो इंग्लिश में आ गया था, उसको भी कुछ कैंडिडेट्स ने माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया था कि ये इंग्लिश में क्यों आ गया, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्यों नहीं आया। लेकिन वो खारिज किस आधार पर हो गया था वो भी बता देता हूं आपको कि वो खारिज होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि रिजल्ट आने के बाद उसको चैलेंज किया गया था। कुछ मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन वजह ये थी कि उसमें कारण ये बताया गया था कि आपने पेपर ऑप्ट कर दिया। जो दो कैंडिडेट ने रिट याचिका दाखिल की थी, उनका जब रिकॉर्ड प्रोड्यूस किया गया कोर्ट में, तो वहां पर यह बात उठी कि इन्होंने तो पेपर ऑप्ट किया है, और जब इनको ये लगा कि हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं, हम नहीं कर पाए इसको, तब इन्होंने इसको चैलेंज कर दिया। उस आधार पर वो खारिज हो गया। और भी दूसरे भी आधार हैं, लीगल पॉइंट दूसरे हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि जब एक कैंडिडेट रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक दोनों में भर्ती हो रहा है, तो वो ज्वाइन तो एक ही करेगा। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो एयरफोर्स में सेलेक्ट हो गए, जो एसएसबी में हेड कांस्टेबल की ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहे हैं, या जो उत्तर प्रदेश पुलिस में सेलेक्ट हो गए, या जो एनआईए ज्वाइन करेंगे, हम उनकी बात नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उसका नहीं पता है। एयरफोर्स वाला हो सकता है कि एयरफोर्स नहीं ज्वाइन करे वो, या एयरफोर्स छोड़ के वो इसमें आ जाए, वो उसकी मर्जी है, उसका हक है। वो उसके लिए उसको अनविलिंग देना होगा। जब ज्वाइनिंग आ जाएगा उस ज्वाइनिंग लेटर का जवाब बनाना पड़ेगा कि मैं ये ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट स्वीकार नहीं करना चाहता। तो वो स्वीकार नहीं करना चाहते तो जाहिर सी बात है कि वो वैकेंसी स्क्रैप में चली जाएगी। अब स्क्रैप में चली जाएगी तो इसका भी सबसे बड़ा आधार ये है कि बार बार भर्ती होती है, प्रशासनिक खर्चा होता है, फोर्स का भी मूवमेंट होता है। जो फोर्स बॉर्डर पर डिप्लॉय होनी चाहिए वो एडम ड्यूटी में भर्तियों में लगाई जाती है। बार बार जब भर्तियां होती हैं, सरकार का भी खर्चा होता है। तो और एक तरफ जो सरकार ये कह रही है कि हम रोजगार देंगे, दूसरी तरफ जो यूथ जो है वो वेटिंग के लिए भटक रहा है, तो ये कहाँ का न्याय है। ये ऐसे पॉइंट जो है आप डिस्कस करेंगे तो आपको बिल्कुल हक मिलेगा। आपको इसके लिए आपको फिर एडवाइस करना चाहूंगा कि आप मैसेज करते हैं, इधर उधर पूछते हैं, हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपको फाइट करना पड़ेगा। अब कैंडिडेट पूछते हैं कैसे, तो कैसे आप किसी अच्छे एडवोकेट से कंसल्ट कीजिए। कैसे समाधान, आप चिट्ठी लिखिए, आप लेटर लिखिए, आप कहते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिखते हैं कि वेटिंग होना चाहिए, वो सजेशन है, वो उस पर कुछ नहीं बनेगा। उसका आपके पास रिप्लाई आ जाएगा कि ये सजेशन है, इंडिविजुअल का सजेशन है, कोई शिकायत नहीं है। शिकायत आपकी ये है कि मैंने रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम दिया था, मेरे कितने मार्क्स आए, मेरे मार्क्स बताए जाएं, लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट जो है उसके मार्क्स बताए जाएं, जो फर्स्ट सेलेक्ट कैंडिडेट है उसके मार्क्स बताए जाएं। वो आपकी शिकायत हो सकती है, क्योंकि सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर की भर्ती होती है, उसमें हर कैंडिडेट के नंबर बताए जाते हैं, ये आपको खुद को पता है। आपको एनसीसी का पॉइंट है हमारे कि एनसीसी के लिए सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस, इनमें सब में एनसीसी सहायक कमांडेंट भर्ती में एनसीसी का नंबर मिलता है, लेकिन सिपाही भर्ती में एनसीसी का नंबर नहीं मिलता। तो एक कैंडिडेट क्यों एनसीसी ऑप्ट करता है? ये ऐसे बहुत सारे पॉइंट है
जिसको हम डिस्कस करना चाहेंगे तो देखिए बहुत हमारा समय हो जाएगा, वीडियो का अंत नहीं होगा। तो फिर मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो हमारे साथी सेलेक्ट हो गए बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देते हैं। अपनी ज्वाइनिंग की तैयारी करें। जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं और कहीं लगता है कि फाइट करना चाहिए, तो आपका हक बनता है फाइट करने का। जायज पॉइंट है, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि वेटिंग होना चाहिए। उसके लिए आपको एक उचित प्लेटफॉर्म पे आपको फाइट करना होगा। तो अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।